नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अब भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर, और न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश की सियासत से बहुत बड़ी खबर है। यह बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में आज आयकर विभाग ने एक साथ 3 मोर्चे खोल दिए। एक तरफ बलिया और लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के किले को आईटी की टीम ने घेर लिया है। अंदर आयकर विभाग की टीम एक एक फाइलों को पलट रही है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो दूसरी तरफ सोनभद्र में खनन से जुड़े आधा दर्जन बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर 25 गाड़ियों में भरकर आए 60 से ज्यादा अफसरों ने दबिश दी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चर्चा है कि 2025 में ईडी की जांच के बाद 2026 की ये दोपहर उमाशंकर सिंह और खनन दिग्गजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई है। हमारे संवाददाता इस छापेमारी के बाद मौके पर पहुंचे हैं और उनकी एक रिपोर्ट जरा देखिए। क्या बाहर से अंदर लोग आ रहे हैं इस वक्त या बंद रहे? नहीं, बंद है, गेट बंद है। कितने बजे पहुंची थी आईटी की टीम? यही 10:30 बजे लोग। 10:30 बजे के आसपास। कितने लोग रहे होंगे? ये गाड़ियाँ आपके सामने हैं सर जी। अच्छा, फिर भी चल रहा है। ये सारी गाड़ियाँ ये हैं आपके सामने। अच्छा, और उसके बाद से कोई अंदर से बाहर नहीं? नहीं। और बाहर से कोई जा सकता है? नहीं, गेट तो बंद है तो वैसे। और उमाशंकर सिंह जी घर में मौजूद? जी। घर में ही मौजूद जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उमाशंकर सिंह इस वक्त अपने आवास में ही मौजूद है अपने परिवार के साथ, और आईटी की जो टीम है वो भी भीतर ही मौजूद है। कितने की संख्या में आए थे ये इनकम टैक्स वाले? कितने संख्या थी लोगों की? वो गिनती नहीं उसकी नहीं। अच्छा, काफी लोग थे। 8 गाड़ियाँ हैं बस। 8 गाड़ियाँ हैं। और पुलिस वाले भी थे साथ में? हाँ। तो उमाशंकर सिंह के साम्राज्य पर छापा मारा गया। कुछ डिटेल्स है, जरा वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस वॉल पर उमाशंकर सिंह के घर और दफ्तर पर आईटी ने रेड की है। आज सुबह इस रेड को अंजाम दिया गया है। यूपी में बीएसपी के ये इकलौते विधायक हैं। विजिलेंस जांच से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। जांच के दायरे में विधायक उमाशंकर सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, उनका बेटा युकेश और बेटी यामिनी है। विजिलेंस जांच में ब्यौरा लिया गया है। उनकी जमीन, मकान, फ्लैट, व्यावसायिक संपत्ति और कृषि संपत्तियों का ब्यौरा सुबह से आईटी की टीम बलिया से लेकर लखनऊ तक जुटाने की कोशिश कर रही है। अब छापेमारी के वक्त किसी को भी अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं थी। मीडिया के कैमरे कोशिश में थे कि कम से कम एक फ्रेम में उमाशंकर सिंह या आयकर अफसर का नजर आ जाए, लेकिन सख्त पुलिस बंदोबस्त था। कड़े पहरे के बीच मीडिया बंधुओं को कहा गया कि आप बाहर जाइए। और ये तस्वीरें उसी आईटी रेड के दौरान की हैं जो आज लखनऊ से लेकर बलिया और बलिया से लेकर सोनभद्र में मारी गई है। ये तस्वीरें आप लखनऊ में उमाशंकर सिंह के आवास की देख रहे हैं। पुलिसकर्मी जब इस वीडियो को शूट किया जा रहा है तो रोका जा रहा है उनकी तरफ से। अंदर आयकर के अधिकारी उमाशंकर सिंह से पूछताछ कर रहे हैं और अंदर मौजूद किसी शख्स को बाहर जाने की और बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि राजनीति से लेकर ठेकेदारी तक क्या है उमाशंकर सिंह का पूरा प्रोफाइल, जरा वो जान लीजिए। 3 बार के बीएसपी के विधायक हैं और बलिया के बड़े ठेकेदारों में गिनती होती है। 1990 में छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की। 2009 से ये ठेकेदारी शुरू की इन्होंने। 2009 से 2013 के बीच उनकी कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस को कई ठेके मिले। 2009 से 13 के बीच कंपनी को 1410 करोड़ के पीडब्ल्यूडी ठेके मिले। कई ठेके ऐसा आरोप है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के भी इन्होंने हथिया लिया। 2012 में विधायक रहते हुए सरकारी ठेके लेने का इन पर दोष सिद्ध साबित हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2017 में उमाशंकर सिंह की विधायकी समाप्त हो गई। इसके बावजूद 2017 और 2022 में एक बार फिर से ये विधायक चुने गए। उमाशंकर सिंह के समर्थकों ने इस छापे के पीछे दाल काली नजर आ रही है। अब देखिए एक रील आपको जरा दिखाते हैं।
राजनीतिक द्वेष है और कुछ है नहीं। तमाम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेज जो उनके घर के भीतर मौजूद हैं उनको इनकम टैक्स की टीम खंगाल रही है। तो मिलना नहीं है। बसपा का बढ़ता ग्राफ सरकार की आंखों में खटक रहा है। मुलाकात हुई आपकी? कहाँ मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई। जब आप आए सुबह से तब से आईटी की रेड ही चल रही है। हाँ हाँ। बाहरी व्यक्ति को न भीतर जाने की अनुमति है, न भीतर से किसी को बाहर निकलने की इस वक्त अनुमति है, जब तक कि ये रेड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो क्या है उमाशंकर सिंह का साम्राज्य, उसकी कुछ डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। 2022 के शपथ पत्र के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 54 करोड़ रुपए बताई गई है। चल संपत्ति 18 करोड़ की, जबकि अचल संपत्ति 35 करोड़ 99 लाख की है। कुल कर्ज कितना है? 13 करोड़ उनका कर्ज भी बताया गया है। अब सोनभद्र में आयकर विभाग की टीम उमाशंकर सिंह के करीबी अनिल सिंह की खनन साइट पर पहुंची है, लगभग 25 वाहनों के साथ, और उनके काफिले के साथ 60 से अधिक अफसरों की फौज ने खनन व्यवसायियों के ठिकानों को घेर लिया है। जांच की सुई अब सीधे खनन साइट्स पर जाकर टिक गई है, जहां टीम दस्तावेजों के साथ साथ स्टॉक और रॉयल्टी की फाइलों को खंगाल रही है। उमाशंकर सिंह, जिन्होंने ठेकेदारी से अपनी किस्मत बदली, आज उनके पार्टनर अनिल सिंह के खनन कारोबार पर विभाग की पैनी नजर है। अब हैरानी की बात यह है कि जैसे ही विभाग की 25 गाड़ियों का काफिला खदानों की तरफ बढ़ा, इलाके के रसूखदार खनन व्यवसायी अपने ठिकाने छोड़कर फरार हो गए हैं। खदानों के चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा है कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। क्या इन खदानों के पत्थरों के नीचे कोई बड़ा कैश या बेनामी संपत्ति का राज छिपा हुआ है? अनिल सिंह की खनन साइट से लेकर सोनभद्र की हर बड़ी खदान अब आयकर विभाग के रडार पर है। अब इस रेड से उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। आयकर विभाग की रेड को उन्होंने अमानवीय और असंवेदनशील बताया है। कहा है कि उमाशंकर सिंह काफी समय से बीमार चल रहे हैं, उनके व्यवसाय बंद हैं, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे जो उनके घर पे रेड डाल रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी की रेड पर चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सवाल ये नहीं है उमाशंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। तो यूपी की सियासत से बड़ी खबर, और ऐसे में इस मौके को कैसे छोड़ने वाले थे अखिलेश यादव। खैर, आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं। अब न्यूज काउंटर में बात भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़े चोट की। चारों तरफ देख रहे हैं रुपया ही रुपया, और यह रुपया किसके घर पर बरामद हुआ है? 4 करोड़ के सरकारी बाबू। जी हां, जिधर देखो कैश ही कैश नजर आ रहा है। यह कोई बैंक की तस्वीर नहीं है, एक सरकारी अधिकारी का घर है। और ये लोग ओडिशा के विजिलेंस टीम के ऑफिसर्स हैं। कटक सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहंती के भुवनेश्वर वाले फ्लैट में तो जहां तलाशा वहां कैश ही कैश बरामद हुआ है। सूटकेस, ट्रॉली बैग, अलमारियों में नोटों के बंडल भरे पड़े हुए हैं। सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। अब तक 4 करोड़ 27 लाख रुपए की गिनती हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि मोहंती के पास भुवनेश्वर में 2 मंजिला मकान है। देवव्रत मोहंती के नाम पर 10 बैंक खाते और लॉकर्स का भी जिक्र हो रहा है, जिनकी जांच विजिलेंस टीम कर रही है। अब एक डिप्टी डायरेक्टर का काला साम्राज्य आपने देखा और अकूत दौलत आपको दिखाई, लेकिन बिग वॉल पर 3 तस्वीरें देखिए। बहुत बड़ी संख्या में कैश को गिनने के लिए मशीनें, फ्लैट्स, जेवर, जवाहरात, सब कुछ है। क्या है पहली तस्वीर देखिए, इसी फ्लैट, ये 302 नंबर फ्लैट है, इसी फ्लैट में पहले उन्हें 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और उनके बाद उनके सारे ठिकानों पर रेड की गई। दूसरी तस्वीर क्या है, ये देखिए, ये नोटों का जखीरा है।
चारों तरफ आपको नोट ही नोट नजर आएंगे। और तीसरी तस्वीर इससे ज्यादा खास है, इतनी बड़ी संख्या में जब नोट बरामद हुए तो उनको गिना कैसे जाए। इस तरह की मशीनें बैंक से मंगाई गई हैं, कई मशीनें, और इसके साथ बड़ी संख्या में जेवरात भी बरामद हुआ है, जिनको लगभग 130 ग्राम बताया जा रहा है। अब कुछ और डिटेल्स देवव्रत मोहंती के बारे में, कौन है वो, कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, कैसे पकड़े गए और कितना बड़ा साम्राज्य है उनका, जरा वो भी देख लीजिए। ग्राफिक्स की तरफ नजर डालते हैं और आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा अकूत खजाना है उनका। सरकारी अफसर का इसे अकूत खजाना कहा जा रहा है और अब खजाने के पीछे की कहानी और उस अफसर के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। इस अफसर का नाम है देवव्रत मोहंती। इस शख्स का पद है उप निदेशक खनन विभाग में कार्यरत है और कटक सर्किल में तैनात है। अब तक करीब 4 करोड़ से अधिक नकदी इनके घर पर बरामद हुई है। इसके साथ 130 ग्राम सोने के आभूषण और कई शहरों में बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है। अब एक्शन कैसे हुआ ये जरा समझ लीजिए। देवव्रत मोहंती को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की टीम ने रेड शुरू की। कहां रेड हुआ यह भी जान लीजिए। भुवनेश्वर, भद्रक और कटक में विजिलेंस ने यह छापेमारी की है। ट्रॉली बैग, अलमारी, जहां हाथ डाला गया वहां पर कैश ही कैश बरामद हुआ है। इस रेड को ओडिशा विजिलेंस के इतिहास की सबसे बड़ी नकदी की बरामदगी वाला रेड बताया जा रहा है। इससे पहले विजिलेंस की सबसे बड़ी नकदी जो जब्ती हुई थी वो 3 करोड़ 4 लाख थी, जो कि 7 अप्रैल 2022 को गंजाम जिले के लघु सिंचाई विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर के घर से बरामद हुई थी। अब इस पूरे मामले में विजिलेंस टीम का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनाते हैं आपको। There was an allegation that Devabrata Mohanty, DDM Katak Mining Circle, was demanding bribe of rupees 40,000 as monthly from a licensed coal depot owner, and as that owner was running his business legally with valid license, so he was reluctant to pay that bribe. But the DDM Sri Mohanty threatened him that if he would not pay him the bribe, he would report against that licensed depot and will stop his business. So against his consent and will, he agreed to pay that money, and after some request, he agreed to take 30,000 as monthly. So he has lodged a complaint before the Vigilance Bhubaneswar Division. काली कमाई का काला साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं न्यूज काउंटर में, खबर को बदलने जा रहे हैं और बात दिल्ली में बढ़ते अपराध की। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। बढ़ते क्राइम से पुलिस की साख पर बट्टा लग गया है। 24 घंटे से भी कम वक्त में 3 वारदातों ने आम लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक वकील पर फायरिंग की गई। बादली इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और चांदनी चौक में तो दिन दहाड़े ज्वेलर्स के यहां बंदूक के नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रिया गोल्ड के नाम से ये ज्वेलर्स है और तकरीबन 50 लाख रुपयों के लूट का अनुमान लगाया गया है। और सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बादली इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर की। एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। चारों के शव घर में एक कमरे में खून से लथपथ मिले हैं। सभी के गले किसी धारदार हथियार से रेते गए हैं। मृतक महिला की पहचान अनीता के रूप में हुई है, जो कि अपने पति मुंचुन केवट और 3 बेटियों के साथ यहां किराए पर रहती थी। बच्चों की उम्र महज 7 साल, 5 साल और 3 साल थी। ये परिवार मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला था। मुंचुन केवट आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था। पूछताछ में पता चला है कि मुंचुन केवट सुबह से ही घर से लापता है। पुलिस को शक है कि पारिवारिक कलह के चलते मुंचुन ने ही अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या की और मौके से फरार हो गया। भेजा भैया देखने के लिए जा, चाचा जरा मंडी चल जा, तो देखने के आया तो बोला कि मम्मी कुल के ऐसे कुल के गिरिया काटल हो गया मामी। मैं यहाँ से पानी 1 बाल्टी ले गई, ऊपर चावल चढ़ाए और उनको जेठानी के लड़का है एक अंकुश कुमार आई। अंकुश कुमार ना तो रोने लगी, नीचे रोते गई। मेरी चाची के गला कटी है, मेरे बहन के गला कटी है।
अब बादली में जहां मर्डर हुआ वहां से पुनीश शर्मा हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट जरा देख लीजिए। जो जांच चल रही है उसमें अभी तक शक पति पर ही है, क्योंकि पति मुंचुन का कोई पता नहीं चल रहा है। पटना के रहने वाले लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से इस चंदन पार्क इलाके में एक ही परिवार के मां और उसकी 3 बच्चियों की लाश मिली है, गला काटकर हत्या की गई है, उससे इलाके में सनसनी फैल गया। आप देख सकते हैं कि जबरदस्त भीड़ है। इस पूरे इलाके में जो लोग हैं वो लोग गली में इकट्ठा हो गए हैं और किसी बात को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा कि किस तरीके से निर्दयता से इन चारों लोगों की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है। एफएसएल की टीम तमाम जो सुराग है, फिंगरप्रिंट्स है, उन चीजों को कलेक्ट कर रही है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा जो आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज। चलिए न्यूज कटर में खबर को बदलते हैं और अगली खबर भी राजधानी दिल्ली की है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर गोलीबारी हुई है। दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली की सड़कों को गोलियों की तरताहात से दहलाने की कोशिश की गई है। इस बार बदमाशों के निशाने पर था कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनकी लीगल टीम। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास मंगलवार देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। घटना रात करीब 10:30 बजे की है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील अपने 4 साथियों के साथ बारघट वाले हनुमान मंदिर के पास पहुंचे थे। तभी बाइक सवार आए और उनकी कार को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं। हालात को भांपते हुए ड्राइवर ने वहां से कार को तेजी से दौड़ाया और जैसे तैसे सिविल लाइंस के पास एक 5 स्टार होटल में कार को लेकर पहुंच गया। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर फायरिंग में वकील दीपक खत्री तो बाल बाल बच गए, लेकिन कार की पिछली सीट पर बैठे एक शख्स को गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे, उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट जरा देखिए। सियाज गाड़ी है, इसके शीशे आपको टूटे नजर आएंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि मंगलवार रात तकरीबन 10 बजे के आसपास इस गाड़ी में सवार जो लोग थे, 5 लोग सवार थे, वो हनुमान मंदिर से दर्शन कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक बाइक से 3 लोग आते हैं और उस गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसमें 5 में से एक शख्स के कंधे पर गोली लगती है, जो कि फिलहाल उसे अस्पताल में ले जाया गया है। उसकी जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग थे वो जो है वकालत के पेशे से थे और लीगल कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। सरेराह हुई इस फायरिंग ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया है और हमलावरों के साथ हथियारों को बरामद करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। निशाना आप हो सकते हैं? हाँ, निशाना तो मैं ही था। उनको मेरे से तकलीफ थी किसी को ना, मेरे से तकलीफ थी किसी को। कोई बात नहीं, मंदिर तो आएंगे, हर बार आएंगे, चाहे कितनी बार चला लें। मुझे किसी ने ऐसे कोई धमकी मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है, सबको पता ही है कि उसके साथ सारे केस देखता हूँ। गैंग कौन है मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं मालूम किसने चलाई है। तो अगर कोई पता लगेगा, पुलिस ही बताएगी किसने चलाई है, मुझे नहीं। पीछे से डायगनल मारी गई, बीच में संदीप था, आगे वो बैठे थे। हो सकता है डायगनल उनको हिट करना। अभी देखो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं, अधिकारी। जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक स्कूटी पर 3 अज्ञात हमलावरों ने, उनमें से एक के पास वेपन था जिसने फायरिंग करी है। एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली पियर्स कर गई है और ही इज़ सेफ, ही इज़ नॉट इन डेंजर। और मामला दर्ज करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में डर लगता है। लॉरेंस बिश्नोई की वकील की कार पर जिस तरह से फायरिंग की गई है, उससे आशंका जताई जा रही है कि यह काम हो ना हो किसी विरोधी गैंग की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में एक बार फिर से गैंग वॉर शुरू हो गई है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज काउंटर में बात सत्ताधारी विधायक के बेटे के दादागिरी की। चाचा विधायक हो तो रौब अपने आप शर्म पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर पिता ही विधायक हो तो क्या ही कहने, फिर छोटी मोटी गुंडाई दिखाना तो अहम सी बात है साहब। देखिए, टोल बूथ पर एक कार सवार और एक कर्मचारी के बीच कहासुनी हो रही है। तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपको, और कुछ ही देर बाद ये समझ लीजिए कि दोनों के बीच में ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो जाती है। और टोल बूथ पर कार सवार की दबंगई की तस्वीरें आगरा से सामने आई हैं। अछनेरा टोल प्लाजा पर अचानक से काले रंग की एक लग्जरी कार आकर रुकती है। कर्मचारी के टोल मांगने पर कार सवार आग बबूला हो जाता है और हाथापाई शुरू कर देता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहले तो कार सवार इस टोल कर्मी के बीच काफी देर तक बहस होती है, और तभी अचानक कार सवार नीचे उतरता है और सीधा कर्मचारी पर थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारी बीच बचाव के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बीच कार सवार लगातार कार पर लगे स्टिकर की तरफ इशारा कर रहा कि देखो, मेरे पिता विधायक हैं, तुम मुझसे कैसे टोल वसूल सकते हो। बड़ा बड़ा मैंने कार पर विधायक भी लिखवा रखा है। ये कार सवार कोई और नहीं बल्कि फतेहपुर सीकरी से बीजेपी का विधायक चौधरी बाबूलाल का बेटा सुरेश चौधरी है, जो कि टोल फ्री ना करने की बात पर इतना आग बबूला हो गया कि सरेआम बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के टोल बूथ पर मारपीट और गाली गलौज करने लगा। टोल बूथ के कर्मचारियों के रोकने पर एक बार तो यह रुका, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से टोल कर्मी के पास पहुंचा और थप्पड़ों की बारिश कर दी। अभी हमने आपको पहला फुटेज दिखाया, लेकिन दूसरा फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं और बिग बॉल पर लेके चलते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए जरा देखने की कोशिश करिए कैसे ये शख्स, ये रसूखदार एक विधायक का बेटा अपनी दबंगई कैसे दिखा रहा है। ये वाली तस्वीर तो आपने देखी, पहले एक गाड़ी में बैठा रहता है, टोल कर्मी से कहता तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, ये स्टिकर मैंने लगा रखा है, इतना बड़ा बड़ा विधायक लिखवा रखा है, फिर भी तुम मुझसे टोल लोगे, हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी। फिर भी वो नियमों का हवाला देता है कि अगर विधायक बैठे हैं तभी एग्जम्पशन मिलेगा आपको, लेकिन ये थप्पड़ों से बारिश करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार विधायक पुत्र थप्पड़ थप्पड़ टोल कर्मी को मारता है। और ये तस्वीरें अंदर से भी कैद होती हैं। यहां भी आप देख सकते हैं टोल कर्मी को थप्पड़ मारते हुए ये तस्वीरें यहां पर भी कैद होती हैं। चारों तरफ जब ये तस्वीरें देखते हैं लोग तो मौके पर पहुंचते हैं, बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन विधायक के बेटे का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो कुछ और डिटेल्स के लिए आपको लिए चलते हैं इस फर्स्ट वॉल की तरफ और कुछ ग्राफिक्स के जरिए डिटेल्स आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। कौन है ये लोग? अब बेटे के कृत्य को विधायक पिता का समर्थन मिल गया है। क्या कह रहे हैं? चौधरी बाबूलाल ने कहा है कि टोल कर्मचारी ने उनके साथ टोल मांगकर अभद्रता की है। टोल कर्मी ने बेटे को उकसाया, तभी तो मेरे बेटे ने मारा, ऐसे कैसे मार सकता है वो। बेटे ने अपना परिचय दिया, बताया कि मेरे पापा विधायक हैं, सत्ताधारी दल के बीजेपी के विधायक है, यूपी में सरकार है हमारी। गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर भी लगा हुआ है। टोल प्रशासन ने उसकी बात को अनसुना किया है, जिसके बाद उसने मारपीट की है। और जनप्रतिनिधि के साथ कोई ऐसे हरकत कैसे कर सकता है? बेशक गाड़ी में जनप्रतिनिधि का बेटा बैठा हो तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। विधायक जी बेटे के सफाई में यह तर्क पेश कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब न्यूज काउंटर में खबर को चेंज करेंगे। बात जूनियर इंजीनियर बनाम लाइनमैन की पत्नी के साथ जंग की और ब्रांडिंग भी चेंज करते हैं। और कुछ डिटेल्स देखिए जरा। लाइनमैन की पत्नी का इंतकाम इसे कहा जा रहा है। कैसे मेरे पति को तुमने नौकरी से निकाल दिया। अब देखिए, बिजली विभाग के जेई ने एक बलरामपुर के लाइनमैन को नौकरी से निकाल दिया। यह कहते हो कि तुम काम अच्छा नहीं करते हो। संविदा कर्मचारी था। इसको लेकर लाइनमैन की पत्नी भड़क गई, बिजली दफ्तर पहुंच गई, जेई को मौके पर पटक पटक कर पीटा। 36 सेकंड के इस वायरल वीडियो में बलरामपुर के हरैया इलाके में तैनात जेई अजीत कुमार सिंह और एक महिला के बीच तीखी कहासुनी और बदसलूकी का दावा किया जा रहा है। छोड़ो इनको भाई, अरे छोड़ो, अरे छोड़ दो, कहाँ है? छोड़ो, 100 नंबर रुको, फोन कर।
बिना जान ले ले ना छोड़ब, ऐसी बातें कही जा रही है और वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है कि जेई महिला का हाथ पकड़कर खींच रहा है। उसके जवाब में महिला भी जेई से छीना झपटी कर रही है। ग्राम पंचायत ऑफिस में सोमवार शाम करीब 4 बजे जेई अजीत कुमार सिंह अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी संविदा कर्मचारी लाइनमैन मिश्री लाल की पत्नी सुमन वहां पर पहुंच गई। सुमन पहले जेई से विनती करती है कि मेरे पति को दोबारा नौकरी पर रख लीजिए। हम 4 लोग महीने भर से परेशान हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन जेई ने महिला की बात अनसुना कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते कहा सुनी तेज हो गई। आरोप है कि गुस्से में सुमन ने जेई पर हाथ उठाया और उसके बाद धक्का मुक्की और थप्पड़ों की वो बारिश हुई जो 36 सेकंड बाद भी नहीं रुकी है। अब देखिए, अब इस मामले में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन डिटेल्स क्या है, दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप क्या है, वो जरा जान लीजिए। लाइनमैन मिश्री लाल के मुताबिक जेई अजीत 1 साल से उन्हें परेशान कर रहा है। जेई अजीत सिंह ने कहा कि लाइनमैन कोई विभागीय काम नहीं करता था, इसीलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। लाइनमैन मिश्री लाल यह कह रहा है कि आरोप लगा रहा है कि कई महीनों तक ऐसा हुआ है कि कुछ दिन की वो मेरी सैलरी काट लेते थे, जबकि अजीत सिंह ने कहा कि लापरवाही पर 1.5 महीने पहले ही हमने उसको हटा दिया है। मिश्री लाल ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी सुमन को पहले जेई ने पैरों से मारा है। जेई कह रहे हैं कि लाइनमैन की पत्नी ने आते ही मेरा कॉलर पकड़ लिया और उसके बाद की तस्वीरें आपने देखी हैं। अब लाइनमैन की पत्नी ने जेई की पिटाई की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जेई अजीत कुमार सिंह भी दूध के थुले नहीं है। कुछ महीने पहले का उनका एक वीडियो है, वो जरा देखिए। पहला वीडियो देखिए, ये 1.5 महीने पहले का, जो जेई साहब अपने दलीलें दे रहे हैं अपने बचाव में कि मैं तो बहुत शरीफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन 1.5 महीने पहले का एक वीडियो है जब उनके ऑफिस में एक शख्स अपने बिजली का बिल ठीक करवाने गया तो जेई साहब का रसूख इतना है कि उसने थप्पड़ मार दिए। उसके बाद ये दूसरा वीडियो अब आपको दिखाते हैं। ये वो वीडियो है जो जेई साहब की कल अच्छी तरीके से खातिरदारी की गई। एक महिला ये कहती है कि मेरा पति संविदा कर्मचारी है, मेरे कुछ बच्चे हैं, 4 महीने से वो खाली पड़े हुए हैं, आप पैसे काट लेते हो, आप नौकरी से निकाल रहे हो, रहम करिए साहब। लेकिन जेई साहब कहां मानने वाले थे। उसके बाद वो जूतम पैजार हुई है कि बलरामपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक ये तस्वीरें चर्चा में है। इन तस्वीरों के बाद आप खबर को बदलते हैं और बात स्कूल में तेंदुए की करने जा रहे हैं। जी हां, गाजियाबाद के एक स्कूल में दिन दहाड़े तेंदुआ घुस गया है और इसके बाद सनसनी मची हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज उस वक्त दहशत फैल गई जब गोविंदपुर के ग्रीनफील्ड स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में एक खूंखार तेंदुआ टहलता घूमता बेफिक्र नजर आया है। स्कूल परिसर में तेंदुओं की मौजूदगी की खबर मिलते ही प्रबंधन ने तुरंत छुट्टी कर दी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि तेंदुआ कैसे स्कूल के प्रांगण में बेखौफ होकर घूम रहा है। आप सांसें थमा देने वाला ऑपरेशन तेंदुआ अब भी जारी है। पिछले 8-9 घंटों से लगातार वन विभाग पुलिस की मौजूदगी में इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। वन विभाग की टीम तेंदुओं के बेहद करीब पहुंच चुकी है। एक तरफ ड्रोन कैमरों के जरिए तेंदुए की हर मूवमेंट को आसमान से नजर रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर जाल और पिंजरे बिछा दिए गए हैं। स्थानीय सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टीम ने तेंदुए को बेहोश करने की कोशिश की और उसे काबू में कर लिया गया है। हालांकि वन विभाग की तरफ से अब भी ऑपरेशन जारी रहने की खबर है और ऑपरेशन पूरा होने की अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। गोविंदपुरम के ग्रीनफील्ड स्कूल में झाड़ियों से लेकर क्लासरूम तक ऑपरेशन पुलिस और वन विभाग की टीम अंजाम दे रही है। सवाल यह है कि क्या तेंदुआ वाकई में पिंजरे में कैद हो चुका है या अब भी खतरा बाकी है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, ट्रैफिक को मिनिमाइज कर दिया है ताकि हैवी हॉकिंग से और आसपास के रिहायशी एरिया में लोगों को। अब न्यूज काउंटर में बात कानपुर के एक जिंदा भूत की। कंफ्यूज हो गए। जी हां, विज्ञान कहता है कि इंसान मरने के बाद नहीं लौटता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन वो वाला जादूगर है, बड़ा वाला। और कानपुर में तो जादूगरों की भरमार है जो चलते फिरते इंसान को कागजों की चिता पर लिटा देता है।
कानपुर के गौरव साहू। कसूर बस इतना है कि दिल में इनके थोड़ी सी इंसानियत बची थी। इसी इंसानियत की वजह से क्या हुआ, पहले गौरव साहू का बयान सुनिए, फिर पूरी खबर बताएंगे। मैं जीवित खड़ा हूं, पर मैं किसी को बता नहीं सक रहा हूं कि मैं जीवित हूं। एक जीवित व्यक्ति जाके और अपना ही बैंक, अपने ही दस्तावेजों में मृत घोषित है, तो मतलब आर्थिक, व्यापारिक काफी समस्या समाधान मेरे साथ बहुत ही समस्या रही है। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन गौरव ने नेकी की और अस्पताल और में आधार कार्ड अपना डाल दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। गौरव ने एक लावारिस शख्स जो सड़क पर एक्सीडेंट होने के बाद पड़ा हुआ था, उसकी मदद क्या की, सिस्टम ने ही गौरव को लावारिस बना दिया। अस्पताल के बाबू की कलम ऐसी चली है कि वह अज्ञात शख्स तो दुनिया छोड़ गया, लेकिन कागजों में गौरव साहू को अपने साथ लेकर चला गया है। अब आलम यह है कि गौरव राशन की दुकान पर जाते हैं तो मशीन कहती है, भाई साहब आप तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, यहां कैसे आए। वो आधार ऑफिस जाते हैं तो फाइल कहती है, आपकी रूह यहां पर क्या कर रही है। सोचिए, जिस शख्स ने किसी की अंतिम सांसें बचाने की कोशिश की, आज प्रशासन उसी की पहचान का दम घोट रहा है। गौरव अपनी स्कूटी और ई रिक्शा पर मैं जिंदा हूं वाला इश्तहार लगाकर घूम रहे हैं। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जिसकी फाइलें तो मोटी हैं, लेकिन उसका जमीर मर चुका है। पिछले साल 25 सितंबर को मैंने एक पेशेंट एडमिट कराया था मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में, जिसका उन्होंने कहा ट्रीटमेंट तो होगा, पर आपको इसके लिए आपको पैरोकार के रूप में एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं वहाँ रुका और डॉक्यूमेंट लगाया। उपचार के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका दाह संस्कार भी हो जाता है। और कुछ समय बाद जब मैं जाता हूँ राशन के लिए जनवरी में लेने, तो पता चलता है कि मेरा राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। चलिए खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात शोले स्टाइल फिल्मी डांस की। जी हां, थाना बेहट, जिला ग्वालियर, सूबा मध्य प्रदेश। हैरान कर देने वाला वीडियो है। पहली नजर में यह सीन पूरी तरह से फिल्मी नजर आता है, लेकिन यह रियल सीन है, कोई फिल्म नहीं है। और यह बैठे साहब कोई हीरो नहीं है। तमंचे पर डिस्को फिल्मी गाना तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ग्वालियर में राइफल पर डिस्को का रियल सीन दिखाते हैं आपको। एक दबंग युवक कुर्सी पर बैठकर हाथ में बंदूक से फायर करते हुए सामने एक महिला डांसर को नचा रहा है। महिला के हर ठुमके पर युवक फायर करता है। ये मामला जो है कुछ दिनों पहले का है, जो कि रावली गांव में एक तेरहवीं थी। उस तेरहवीं के अवसर पर शाम के समय जो है ये नाच गाना का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर ये कुलदीप गुर्जर नाम का एक लड़का है, जिसके द्वारा ये हर्ष फायर टाइप का किया गया है। ये लड़का जो है मुख्यतः भिंड का रहने वाला है। अभी हम इसकी तलाश कर रहे हैं। FIR इसमें दर्ज कर ली गई है। तो चलिए, घड़ी आपसे विदा लेने की तरफ इशारा कर रही है, इसीलिए कहना होगा कि न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात, करेंगे खबरों से एनकाउंटर, और तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।